बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to lecture number 9. Students, in the previous lecture we studied analysis of moving average, method of least squares. Now in today's lecture we will study analysis of method of least square, detrending and analysis the seasonal variations. स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक एग्जाम्पल से लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड को समझ लेते हैं कि किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ट्रेंड बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वेयर मेथड। डिटरमिन द ट्रेंड लाइन बाय द लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, प्लॉट द एक्चुअल वैल्यूज एंड द लीनियर ट्रेंड ऑन द सेम ग्राफ। ईयर्स हमें 1945 टू 1953 तक गिवन है और प्राइसेस जो हैं वो हमें किसी कमोडिटी की गिवन है। देखें स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमारे पास जो लीस्ट स्क्वेयर की इक्वेशन बनती है, जो लीनियर ट्रेंड की इक्वेशन है, उसको हम किस तरह से लिखेंगे, वो हमारे पास होती है y हैड इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, जब इससे टू नॉर्मल इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट में क्या करेंगे, सम ऑफ y हैड i इक्वल्स टू a प्लस b sum of x and then sum of xy equals to a sum of x plus b sum of x square। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन से किस तरह से हम टू नॉर्मल इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं। देन हमने ये देखना होता है कि हमारे पास ये जो होता है ये टाइम, या हमारे पास टाइम है और इसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज हमें गिवन है वो प्राइसेस हमें इस तरह से 3, 6, 2 ये सारी वैल्यूज हैं वो हमें गिवन है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये कितनी वैल्यूज हमें गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सही है। तो लीस्ट स्क्वेयर मेथड में जो एक्स वैल्यूज को ड्रॉ करना है वो टू मेथड से ड्रॉ करना है। जैसे हम जो एक्स ईयर की कोडिंग करेंगे, एक्स ईयर की जो हम कोडिंग करेंगे वो हम इस तरह से करेंगे कि हम मिडल में 0 ले लेंगे। 9 वैल्यूज हैं तो मिडल में 0 ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, -1, -2, -3 एंड -4। इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। सही है। और ये हमारे पास y वैल्यूज हैं। जब भी स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये चीज नोट करें कि ये हमारे पास जो डेटा में गिवन होगा ये y वैल्यूज हमें गिवन होंगी और हमने x वैल्यूज को उसके अकॉर्डिंगली खुद ही बना लेना है। अगर तो ऑड है तो किस तरह से वैल्यूज को x को बनाना है, इवन है तो किस तरह से बनाना है। तो ये मेथड जो है मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a और b की वैल्यू जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसमें आप देखें कि हमारे पास जो सम ऑफ x है वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0, -1, -2, -3, -4 एंड देन 1, 2, 3, 4 इन सबको एड अप करेंगे तो सम ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि टू नॉर्मल इक्वेशंस बना लेंगे। तो अब जो नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी उसमें सम ऑफ y इक्वल्स टू एन ए होगा। डेट्स मीन a कम्स आउट सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n एंड b के लिए जो हम करेंगे सम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू a, सम ऑफ x जो है वो 0 हो गया, प्लस b सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो b हमारे पास क्या निकल आया, b इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। इन्हीं टू नॉर्मल इक्वेशंस में जो लास्ट टू नॉर्मल इक्वेशंस थी उसमें मैंने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है सम ऑफ x इक्वल्स टू 0 इन लास्ट टू इक्वेशंस, टू नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने कौन सा कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है ए और बी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि हम ए और बी निकालेंगे उसकी वैल्यू को हम y हैड t में पुट करेंगे। जो हमारे पास y हैड t है वो इक्वल्स टू a प्लस b x है। ठीक है।
नो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू को फुलफिल करने के लिए हम लोग उसके कॉलम्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम हम बनाएंगे एक्स वाई का, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 इक्वल्स टू -12 -18 -4 -10 0 9 28 36 एंड 72। जब इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 101। एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएं 16 9 4 1 0, अगेन 1 4 9 16, सम करें तो टोटल आ जाएगा 60। ठीक है, अब इन वैल्यू को इधर पुट कर दें, वैल्यूज को इधर पुट करें। सम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था, सम ऑफ वाई है यहां पर। सम ऑफ वाई क्या आया था हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस थी 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। और बी का कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्स वाई 101 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 1.7। इट्स मीन जो हमारे पास अब लीनियर ट्रेंड आया है, डेट इज लीनियर ट्रेंड, क्या है y हैड t इक्वल्स टू 9 प्लस 1.7 x। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रेंड वैल्यू निकलेगी, ये ट्रेंड वैल्यू किसके अगेंस्ट निकलेगी, y वैल्यूज के अगेंस्ट निकलेगी बाय पुटिंग दी x वैल्यूज। तो हम y हैड t फाइंड आउट कर रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इधर वैल्यूज पुट करेंगे 9 प्लस 1.7 इंटू फर्स्ट वैल्यू x की क्या है -4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.2, इसको सॉल्व करके इक्वेशन को। देन इसी तरह जब हम पुट करेंगे x की जगह -3 तो हमारे पास आ जाएगा 3.9। अप टू सो ऑन आप इस वैल्यूज को पुट करते जाएं तो हमारे पास ये रिजल्ट्स निकलते जाएंगे। एंड टोटल इज 81.0 अगेन। ठीक है जी, अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। लीस्ट स्क्वायर का ग्राफ भी बिल्कुल हम टाइम सीरीज के अकॉर्डिंगली ही बनाएंगे, जैसे कि हिस्टोग्राम बनाया जाता है। ईयर्स हमारे एक्स एक्सिस पे और जो हमारी वैल्यूज हैं या प्राइसेस हैं वो वाई एक्सिस पे। ये देखें ओरिजिनल वैल्यूज को मैंने प्लॉट किया है, तो इस तरह का इसका ग्राफ बन गया है। अब जब वो जो ट्रेंड लाइन हमारे पास आई है, यानी दिस इज द ट्रेंड लाइन, उन पॉइंट्स को सबको ज्वाइन किया है। आप ये देखें किस तरह से हम लिखेंगे। आप ये देखें कि हमने 1945 में जो ट्रेंड लाइन की वैल्यू आई थी वो 2.2 आई है, तो 2.2 पे इसको कर लिया है, 2.2 पे इसको जाके डॉट लगाया है। देन आई है 3.9, ये देखें जी 3.9 पे जाके लगा दिया है, सही। और इसी तरह से अप टू सो ऑन ये पॉइंट्स ज्वाइन करके एक लाइन बना रही है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन। स्टूडेंट आइए अब एक और एग्जांपल से हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को समझते हैं। The following time series are the annual profits in thousands of rupees in a certain business। हमने किसी बिजनेस के थ्रू एक प्रॉफिट जो है वो ऑब्टेन किया है, और इस प्रॉफिट को जो कि डिफरेंट ईयर्स में ऑब्टेन किया गया है, इसके लिए एक लीस्ट स्क्वायर का ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि किस तरह का प्रॉफिट आया है हमें। और साथ में हमने क्या करना है कि बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड एंड मेक एन एस्टिमेट ऑफ द प्रॉफिट इन 1985 वी हैव टू प्रिडिक्ट द वैल्यू फॉर 1985, यानी 1985 के लिए हम अभी से प्रिडिक्ट कर लेंगे, जबकि 1983 की वैल्यूज हमें गिवन है, यानी 1983 तक का प्रॉफिट हमें गिवन है। लेकिन इन सारी पिछली वैल्यूज को देखते हुए हम 1985 में प्रिडिक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइम सीरीज एंड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कि हमें
कितना प्रॉफिट जो है 1985 में वो ऑब्टेन हो सकता है। सेकंड में हमने क्या करना है, फिट अ पैराबोला ट्रेंड एंड देन डिटरमिन विच इज द बेटर फिटिंग ट्रेंड, के दोनों में से कौन सा बेटर फिट है। एक तो लीस्ट स्क्वायर को हमने फिट करके देखना है और सेकेंडली हमने पैराबोला को फिट करके देखना है। देखें स्टूडेंट किस तरह से हम इसको करेंगे। हमें ये पता है कि कितनी वैल्यूज हैं, पीछे आप देखें, पहले वैल्यूज को देख लेते हैं। हमारे पास मैंने आपको बताया है कि ये जो है ये y वैल्यूज होती हैं हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास जो है x वैल्यूज हम बना लेते हैं इनको y वैल्यूज को देखते हुए। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स कि हम इसके मिडल में लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 -1 -2 एंड -3 फॉर x वैल्यू। ठीक है, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट स्क्वायर के इक्वेशन लिख लेनी है। जब हम लीस्ट स्क्वायर की इक्वेशन लिखेंगे तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आती है, yt इक्वल्स टू a प्लस bx। ठीक है, टू नॉर्मल इक्वेशंस जब इसकी ड्राइव करेंगे उसी तरह सम ऑफ yt इक्वल्स टू n a, जब सम जो है a के साथ अप्लाई होगा तो a इज अ कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा, एन ए प्लस बी सम ऑफ x। सही है। देन हम दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, सम ऑफ y एक्स वाई इक्वल्स टू a सम ऑफ x प्लस b सम ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस, इस इक्वेशन की टू नॉर्मल इक्वेशंस इस तरह से डिराइव होंगी। ये जो मैंने दो नॉर्मल इक्वेशंस लिखी हैं वो कैसे लिखी हैं, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ x क्या है, वो इक्वल्स टू 0 आया है। ये देखें सम ऑफ x हमारे पास क्या है, सम ऑफ x हमारे पास 0 है। सम ऑफ x हमारे पास 0 आ गया तो हमारे पास ये टू नॉर्मल इक्वेशंस आ गई। इन टू नॉर्मल इक्वेशन से हम a और b लिख सकते हैं। हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ y ओवर n, और इसी तरह से b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ एक्स वाई ओवर सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपने डेटा से इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट में हमने क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पैराबोला लाइन। हमने क्वाड्रेटिक पैराबोला लाइन जो है वो इक्वेशन ड्रॉ करनी है। आपको पता है कि हमारे पास ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। पैराबोलिक वो इक्वेशन होती है जिसमें हम सेकंड डिग्री को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। पहले हम फर्स्ट डिग्री तक कर रहे थे, यानी a प्लस बी एक्स मीन्स यहाँ तक जो हमारे पास ट्रेंड आना था या लाइन आनी थी उसको हमने लीनियर लाइन बोलना था। और जब हमारे पास x की स्क्वायर्ड की वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाएंगी मीन्स वी आर ड्राइविंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। बिल्कुल उसी तरह से अब टू नॉर्मल इक्वेशंस, इसकी थ्री नॉर्मल इक्वेशंस बनेगी क्योंकि ये एक्स स्क्वायर तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है क्यूबिक फॉर्म आ जाएगी तो इस मीन्स के प्लस dx3 होगा और उसके लिए हम 4 नॉर्मल इक्वेशंस डिराइव करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो इसमें भी देखें जो 3 नॉर्मल इक्वेशंस हैं, ये सम ऑफ a इक्वल सम ऑफ y इक्वल्स टू एन ए प्लस b सम ऑफ x आना चाहिए था ना। ये देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बनेंगी वो क्या बनेंगी, सम ऑफ y इक्वल्स टू एन ए प्लस b सम ऑफ x प्लस c सम ऑफ x स्क्वायर, एक बन गई। फिर सम ऑफ एक्स वाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई करने पे आएगा n सम ऑफ x प्लस b सम ऑफ x स्क्वायर प्लस c सम ऑफ x क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब हम एक्स स्क्वायर को y के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्या आएगा, इधर सॉरी a आएगा ना, a सम ऑफ x आ जाएगा क्योंकि अब जो है वो n सम की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर इधर आएगा a सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b सम ऑफ x क्यूब प्लस c सम ऑफ x 4। ठीक है, हमें पता है कि सम ऑफ x इक्वल्स टू किसके, 0 के। ठीक है, तो अगर सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू सम ऑफ x भी तो हम लिख सकते हैं ना, वो इक्वल्स टू किसके होगा, x
क्यूब के, मीन के सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा, तो सम ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0 ही आएगा। इन दोनों को जब हम इसमें पुट करेंगे इनमें, तो हमारे पास इनमें पुट करेंगे हम इक्वेशन 1, 2 और 3 में, तो हमारे पास जो इक्वेशंस डिटरमिन करेंगे वो सम ऑफ ए इक्वल्स टू एन ए प्लस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन, देन sum of xy equals to b sum of x square, then sum of x square over sum of x square y equals to a sum of x square plus c sum of x 4 आ जाएगा। अब इन इक्वेशन से हम किस किस की वैल्यू ड्राइव करेंगे, a की, b की और c की वैल्यू हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब जब आप ये देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये हमने लिख लिया है कि हमारे पास 0 मिडिल में आना था एक्स वैल्यूज में, 1, 2, 3 और -1, -2 एंड -3। तो अब हम एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या आएगा, फर्स्ट 3 को स्क्वायर करें तो 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, टोटल करें इसको सम, तो कितना हमारे पास आ जाएगा 28। x4 का कॉलम भी हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, 81, 16, 1, 0, 1, 16 एंड 81। सम अप करें वैल्यूज को तो हमारे पास सम ऑफ x4 आ जाएगा 196। इसी तरह xy का कॉलम ड्रा करें, xy में जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी -264। हमने किस लिए कर रहे हैं xy, ये हमारे पास y है और ये x की ऑब्जर्वेशंस हैं। -202, -105, 0, 113, 240 एंड देन 396। सम करें सारी वैल्यूज को तो आपके पास क्या आ जाएगा 178। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई का कॉलम हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, x4, xy, एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ये नॉर्मल इक्वेशंस को आप देखें, नॉर्मल इक्वेशंस में ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये वैल्यूज जो हैं वो चाहिए। इसी तरह से ये और पीछे जो हमने अभी अभी किया है इनकी नॉर्मल इक्वेशंस को, उनके लिए भी हमें सम ऑफ एक्स वाई चाहिए और सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, इसीलिए हमने वही कॉलम्स बना लिए हैं। अब देखें एक्स स्क्वायर वाई में क्या आएगा हमारे पास, 792, 404, 105, 0, 113, 480 एंड 1188। सम करें सारी वैल्यूज को तो आपके पास आ जाएगा 3082। इसी तरह से y को स्क्वायर करें, y वैल्यूज को, आप ये सारे डेटा को एक्सेल में डाल के भी कर सकते हैं। चलें अब हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन करें, आपके पास क्या आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय एन, हमारे पास 7 वैल्यूज हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी 107.14 एंड बी क्या आएगा हमारे पास 178 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल्स टू 6.38। तो जो ऑब्जर्व्ड हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, वो क्या हमारे पास एक ऑब्जर्व्ड इक्वेशन आ जाएगी, ऑब्जर्व्ड इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी y हैट t इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 107.14 प्लस
6.38x. ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन. अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो टू नॉर्मल इक्वेशंस थी वो फाइंड आउट कर ली हैं. देखिए ये टू नॉर्मल इक्वेशंस हमने बना ली हैं और इनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे. ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर बी को हम इसमें लिख देंगे. Two normal by solving the two normal equations. तो हम उससे a और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. एस्टिमेटेड जो हमारे पास लाइन है वो क्या निकल आएगी, y hat t इक्वल्स टू पैराबोला की जो लाइन निकलेगी 103.24 a प्लस क्या आएगा b की वैल्यू bx प्लस c x स्क्वायर. ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास निकली है वो हमारे पास निकली है y hat t इक्वल्स टू 107.14 प्लस 6.38x और हमने प्रिडिक्ट करना था फॉर 85 के लिए. आप इधर देखें कि अगर 83 के लिए ये वैल्यू है 3 है, तो अगर हम 84 के लिए जाएं 84 के लिए जाएं तो वो हमारे पास 4 हो जाएगा और अगर 5 के लिए जाएं तो यहाँ x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ठीक है, जब हम x यहाँ पे क्या लेंगे 85 के लिए x लेंगे हम x इक्वल्स टू 5 और इसको प्रिडिक्ट कर लेंगे हम y hat t फाइंड आउट कर लेंगे, डेट इज 139.04. ये प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी y hat t की हमारे पास. थर्ड पार्ट में हमने क्या डिटरमिन करना है, थर्ड पार्ट में हमने ये डिटरमिन करना है कि कौन सा बेटर फिट है. ठीक है, सो in order to determine which is the better fitting trend, we calculate the sum of squares of residuals. Both cases. In case of straight line, sum of square of residuals is defined as sum of y square minus a sum of y minus b sum of xy. ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम. सम ऑफ y स्क्वायर क्या है हमारे पास, a की क्या वैल्यू आई थी फर्स्ट पार्ट में, सम ऑफ y क्या है, b की क्या वैल्यू आई थी, $178. सारे को आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करें एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल फॉर लीनियर ट्रेंड इज 353.36. नो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल फॉर द पैराबोलिक इक्वेशन इज, इसको भी बिल्कुल वैसे ही डिफाइन किया गया है. इसमें क्योंकि c आ रहा था तो उसी तरह से हमने c इंटू सम ऑफ x स्क्वायर y लिख लिया है. ये बेसिकली ये इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है, इसको ही ओपन किया गया है. अगर y hat t देखें तो इसमें y hat t इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, a प्लस
बी सम ऑफ एक्स प्लस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब क्या करेंगे कि y माइनस a माइनस बी सम ऑफ एक्स माइनस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर एक्सपेंड करके सम अप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करें। सम ऑफ वाई स्क्वायर सेकेंड पार्ट में ये क्या निकला था हमारे पास 103.24 माइनस सी क्या निकला था, सी था हमारे पास 0.976। अब इसको सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है रिजल्ट 270.33। ठीक है, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स फॉर पैराबोलिक। आप देखें कि दोनों की वैल्यूज में क्या फर्क आया है। वो आया है, वो हमारे पास आया है 353.36 एंड दिस इज 270.33. It means that this one is lesser than 353.36. So we can say the parabolic trend is the better fit as it has the smaller sum of squares of residual. स्टूडेंट आइए अब एक और एग्जांपल से पैराबोलिक के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स घी इन पाकिस्तान इज गिवन बिलो। ईयर्स हैं 1970 टू 71 में जितनी प्रोडक्शन हुई है वो 1971 टू 72 एंड अप टू सो 1976 टू 77 तक जो भी वेजिटेबल्स में जो यूज होता है, वेजिटेबल्स घी जो यूज होता है टन्स में, उनकी प्रोडक्शन को बता दिया गया है। फाइंड अ सेकेंड डिग्री पैराबोला to the data and estimate the production for 1978 to 79। इसके लिए हमने प्रेडिक्शन करनी है। उसी तरह से बिल्कुल हम इक्वेशन को राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है पूरी इक्वेशन जो है वो राइट की गई है। ये देखें सम ऑफ y इक्वल्स टू na प्लस बी सम ऑफ x प्लस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इससे ये नॉर्मल इक्वेशंस खुद बनानी आनी चाहिए। हम करते क्या है कि यहाँ पे सम अप्लाई कर रहे हैं। सम फर्स्ट इक्वेशन में सम अप्लाई किया है, ठीक है, इसमें क्या किया है अप्लाई सम, ठीक। देन क्या किया है, देन किया है कि मल्टीप्लाई किया है एक्स एंड अप्लाई सम, समेशन अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये देखें सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन। अब एन खत्म हो जाएगा क्योंकि सम जो है वो एक्स के साथ चले जाएगा। ठीक है, सम या समेशन अप्लाई, ऑलवेज अप्लाई विद अ वेरिएबल। टाइम भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, वाई जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वाई इज ऑल्सो अ वेरिएबल। सही है, प्रोडक्शन भी वेरिएबल है क्योंकि इसमें भी चेंज आती जा रही है। उसके बाद किस इक्वेशन में क्या किया है, इस इक्वेशन में किया है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है अब ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोबारा एक्स के साथ तो देखें a सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस c सम ऑफ एक्स 4 बन जाएगा। ठीक है, इसको अप्लाई कर दें, इसको करें मल्टीप्लाई x। और यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि इसी वाली इक्वेशन को सम अप्लाई करके एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर वही आ जाएगा कि a सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस c सम ऑफ एक्स 4। नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह से अब हम x को
लिख लेंगे कि बिल्कुल उसी तरह से x लिख लेते हैं कि x किस तरह लिखेंगे। हमारे पास कितनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7। हमने इसी तरह से x को कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लिया। देन हम x स्क्वायर बना लेते हैं। टोटल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x क्यूब बना लें। x4 बना लें। ये सारी क्या है, इन कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम अपनी नॉर्मल इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली इनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। xy का कॉलम कंस्ट्रक्ट करें। और जो सम करेंगे वेजेस को तो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अब x स्क्वायर के कॉलम को y से मल्टीप्लाई करें। अप्लाइड स्टैटिस्टिक का कोर्स बहुत इजी है, स्टूडेंट सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, बाकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत सिंपल हैं। उसी तरह से ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें बाय सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली इक्वेशंस तो आपको सॉल्व करनी आती होंगी ना। आपको इसे 2 इक्वेशंस लेके, जैसे ये 2 इक्वेशंस हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 21 आ जाएगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए यहाँ से वैनिश हो जाएगा, बी और सी की वैल्यू निकल आएंगी। फिर इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर लें। इसमें भी इसी तरह से ए को खत्म करके बी और सी की वैल्यूज निकाल लें। बी और सी की जो वैल्यू निकलेगी उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके ए की ओरिजिनल वैल्यू निकाल लें। देन किसी 2 फिर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए बी और सी की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा और इसी तरह से सी आपके पास आ जाएगा। Hence the desired equation क्या आपके पास आ जाएगी, y hat t equals to now we have to predict the value for by putting x equals to 8. (78 to 79) तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 70 90 77 टू 78 करेंगे एंड देन 90 78 टू 90 79 78 टू 79 के लिए चाहिएगा तो 7 है तो फिर 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 8 इन a तो y हैट t क्या निकल आएगा हमारे पास 385। जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस बी एक्स, यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा और यहां पे स्क्वायर आएगा। ठीक है जी,
तो जहां जहां x की जगह आप पुट करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे आप यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये समझ लें कि x है। नेक्स्ट टॉपिक इज डी ट्रेंडिंग। अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने किसके बारे में पढ़ा है? हमने लीस्ट स्क्वायर के बारे में अभी अभी मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट है व्हाट इज डी ट्रेंडिंग। De-trending is simply the process of removing the trend component from the observed time series is called de-trend. A de-trended time series is also called stationary time series. इसे स्टेशनरी टाइम सीरीज भी कहा। तो डी ट्रेंडिंग किस तरह से होती है कि ये जो डेटा में हमारे पास ट्रेंड एलिमेंट्स होते हैं इनको रिमूव कर दिया जाए तो जो डेटा हमारे पास रह जाएगा टाइम सीरीज का, इसको स्टेशनरी टाइम सीरीज के यहाँ आ जाएगा या डी ट्रेंडिंग डेटा कहा जाएगा। द ट्रेंड कंपोनेंट इज रिमूव बाय कंप्यूटिंग आइदर द डेविएशंस फ्रॉम द ट्रेंड और द रेशियोज टू ट्रेंड डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंपोनेंट्स फॉलो द एडिटेटिव और द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। मीन्स कि हम रिमूव करते हैं। वी यूज टू मेथड्स। नंबर 1 एडिटिव मॉडल या तो यूज करेंगे। नंबर 2 मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, वो कह रहे हैं कि व्हेन द रिलेशनशिप इज एडिटिव, अगर एडिटिव होगा तो हम किस तरह से करेंगे अप्लाई? वी सेपरेट द ट्रेंड वैल्यूज फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यूज। ठीक है, सिंपली जो हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज निकली हैं, ट्रेंड वैल्यूज का मतलब है जो y है t हमारे पास निकलता है उसको हम ओरिजिनल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर रिलेशनशिप किस तरह का है? एडिटिव मॉडल का है। इफ द मॉडल इज मल्टीप्लिकेटिव, अगर मल्टीप्लिकेटिव है, वी डिवाइड ईच ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन बाय द ट्रेंड वैल्यूज। द रेशियोज सो ऑब्टेन्ड आर एक्सप्रेस एज परसेंटेजेस। तो जो भी हमारे पास रेशियोज आएंगी उनको सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटेजेस में शो होगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ सेक्युलर ट्रेंड जो है वो हमने पढ़ा है कि हमने किस तरह से एनालाइज किया है सेक्युलर ट्रेंड को। नंबर 1 जो हमने मेथड सीखा था वो था मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। नंबर 2 सेमी एवरेज मेथड। Number 3 moving average method and number 4 is method of least square। ये 4 मेथड्स हमने किसके लिए पढ़े हैं? जबकि हमने सेक्युलर ट्रेंड को एनालिसिस करना था कि सेक्युलर ट्रेंड को किस तरह से टाइम सीरीज डेटा में एनालिसिस किया जाए इसका। देन वी यूज दीज 4 मेथड्स। नेक्स्ट जब हमने नेक्स्ट जो वेरिएशन पढ़ी थी वो कौन सी थी? सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन को किस तरह से एनालाइज किया जाता है उसके लिए भी हम डिफरेंट मेथड्स इसी तरह से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस टॉपिक को देखते हैं, एनालाइजिंग द सीजनल वेरिएशंस। जैसा कि हमने ट्रेंड वेरिएशंस को एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट मेथड पढ़े थे, इसी तरह अब हम सीजनल वेरिएशंस को एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। सीजनल वेरिएशंस का एनालिसिस है क्या, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप, हैविंग रिमूव द ट्रेंड कंपोनेंट फ्रॉम द टाइम सीरीज, वी आर लेफ्ट विद द डेविएशंस और रेशियोज which are averaged for each season or month to measure the seasonal variations। इन each season और each month में जो variations आएंगी उनको हमने किस तरह से हैंडल करना है, ये seasonal variations में हम लोग देखेंगे जब इसका एनालिसिस करेंगे। The deviations are called seasonal differences, while the ratios expressed as percentage may be called as seasonal relatives। ठीक है, seasonal relatives का क्या फॉर्मूला है
कि ओरिजिनल y ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपने याद रखना है कि सीजनल रिलेटिव का ये फॉर्मूला है। जब हम क्वेश्चंस में सीजनल रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। अ मेजर ऑफ सीजनल वेरिएशन इज यूजुअली कंप्यूटेड इन इंडेक्स फॉर्म। क्या जी, जो भी इस सीजनल रिलेटिव्स को फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद वो कह रहा है कि जो सीजनल वेरिएशंस को मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, इंडेक्स की फॉर्म में किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड सीजनल इंडेक्स। टू कंप्यूट द सीजनल इंडेक्स द कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज आर अज्यूम्ड टू फॉलो द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि सीजनल इंडिसेस कंप्यूट करने के लिए टाइम सीरीज का कौन सा मॉडल यूज होगा। हमने दो मॉडल पढ़े थे, एक एडिटिव था और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट देखें, सिंपल एवरेज ऑफ मंथली और क्वार्टरली वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आर नोन एज द सीजनल एवरेजेस। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, इनको अपने माइंड में रखें क्योंकि इन डेफिनेशन से और इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हीं से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको पता चलेगा कि सीजनल वेरिएशंस जब डेटा में होंगी तो उसका एनालिसिस हम डिफरेंट मेथड से कर रहे होंगे और उन डिफरेंट मेथड्स में ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे। व्हेन द सीजनल एवरेजेस आर एक्सप्रेस एज परसेंटेजेस of the average of all the seasonal averages are called seasonal indices। अभी सीजनल इंडिसेस की बात हुई है तो सीजनल इंडिसेस का ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट करें कि सीजनल इंडिसेस इक्वल्स किसके होते हैं, सीजनल एवरेज डिवाइडेड बाय ग्रैंड एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। ये जब हम इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अ सीजनल इंडेक्स में आल्सो बी कंप्यूटेड फ्रॉम वीकली और डेली डाटा। हम क्योंकि आपको पता है कि सीजनल वेरिएशंस होती ही शॉर्ट टर्म वेरिएशंस होती हैं, शॉर्ट टर्म वेरिएशंस हैं और शॉर्ट टर्म में जो इन वेरिएशंस के आपने ये भी पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि इनका जो गैप है वो बहुत ही कम गैप है, मतलब वीक मंथ्स में, क्वार्टर्स में, वीक्स में और डेज में भी इनको मेजर किया जा सकता है। मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग द सीजनल इंडिसेस। There are mainly 4 methods for computing these seasonal indices. One is the percentage of annual average method. Second, the ratio to moving average method. Third, the ratio to trend method. And the fourth one is the link relative method. ठीक है जी, अब हम इन सारे मेथड्स को पढ़ेंगे और इन सारे मेथड्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके सीजनल इंडिसेस को कंप्यूट करेंगे। जिस तरह के पहले हमने डाटा में से जो ट्रेंड था उनको रिमूव किया है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट अप्रोचेस, बिल्कुल इसी तरह से अब हम ये सीजनल इंडिसेस के इफेक्ट को चेक करेंगे। फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम देख लेते हैं कि इस मेथड को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जब मैं ये आपको स्टेप्स करवाऊंगी अभी तो मे भी आपको डिफिकल्ट लगे इनको समझना, लेकिन जब हम न्यूमेरिकली इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इन द फर्स्ट स्टेप, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ द ट्रेंड, compute the simple averages for each year and divide each of the given monthly or quarterly observations by the corresponding annual averages. Then in the next step, to take the average of percentages with a view to removing the cyclical and irregular variations and computing the seasonal indices. सही, जब क्योंकि हमने ये जो seasonal variations को चेक करना है तो कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे होंगे, एडिटिव मॉडल। हमने मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में ये पढ़ा था कि हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में वो क्या लिखते हैं,
to take the average of percentages with a view to removing the cyclical and irregular variations. साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशंस को रिमूव कर दिया जाएगा. एंड नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, एंड कंप्यूटिंग दी सीजनल इंडिसेस. फॉर दिस पर्पस सॉर्ट आउट दीज परसेंटेजेस बाय मंथ्स और क्वार्टर्स, by months or quarters, and find the monthly or quarterly average percentage using either the mean or the median. सही है. देन हम क्या करेंगे कि जब हमने उनकी परसेंटेजेस को फाइंड आउट करना होगा फाइनली, तो हम उनकी एवरेजेस फाइंड आउट करेंगे. मे बी एवरेज मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, और हम डिफरेंट एवरेजेस पढ़ते. इसमें इसने किसका जिक्र किया, मीन और मीडियन. इन केस ऑफ मीन, अब वो मीन के केस में लिख रहा है discard the extreme percentages, क्योंकि हमें पता है कि mean is affected by the extreme values under each month or quarter. If the 12th monthly or the 4th quarterly average percentage do not average to 100, adjust them by multiplying each of them by a suitable factor that will make the average of all the percentages equal 100. The resulting 12 or 4 percentages आर द रिक्वायर्ड सीजनल इंडिसेस. ठीक है, ये सीजनल इंडिसेस को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे या किस तरह से एडजस्ट करेंगे उसका मेथड हमें बता रहा है. न्यूमेरिकली अभी एक एग्जांपल में हम इसको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. स्टूडेंट ये एग्जांपल कर लेते हैं. कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड. अब हमने कौन सा मेथड यूज करना है, परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड. मीन्स के हमने फर्स्ट वाला मेथड यूज करना है. ईयर्स हमें गिवन है 1979 टू 1982, और 1979 का जो डेटा हमें गिवन है क्वार्टर्स में गिवन है. मीन्स के जो हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो हमने इस तरह से क्वार्टरली डेटा डिवाइड कर लिया है, 4 क्वार्टर्स में डेटा को डिवाइड कर लिया है. और इसी तरह 1980 का डेटा भी और 81 और 2 का डेटा भी क्वार्टर्स में हमें गिवन है. जिस तरह से स्टूडेंट्स अभी हमने इसके स्टेप्स पढ़े हैं, अगर आप उनको गौर करें तो फर्स्ट स्टेप में यही था कि हमने टोटल करना था जो भी क्वार्टरली डाटा हमें गिवन था या मंथली क्वार्टरली जिस तरह का भी डाटा गिवन था उनको हमने टोटल करना था. देखें हम 1979 को टोटल करेंगे तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 72, 98, 79 एंड 106, और इसका टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 355. अब इसकी एवरेज निकालें, डिवाइडेड बाय 4 करें, 355 डिवाइडेड बाय 4 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 88.75. ठीक है, इसी तरह से अब 1980 के लिए करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 445, और इसकी एवरेज निकालें तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी 130.75. देन 1982 के लिए करें 590 डिवाइडेड बाय 4 करें तो हमारे पास 147.5 आ गया. फर्स्ट स्टेप इट इज वेरी इजी कि हमने क्या किया कि जो डाटा हमें गिवन होगा क्वेश्चन में उसमें हमने टोटल किया और उसके बाद उसकी एवरेज फाइंड आउट कर ली. देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब देन वी डिवाइड ईच ऑफ द गिवन क्वार्टरली ऑब्जर्वेशन बाय द करस्पॉन्डिंग एनुअल एवरेज. देखें अभी जो एनुअल एवरेजेस हमने फाइंड आउट किए हैं ये है ना एनुअल एवरेजेस हमारे पास, ये एनुअल एवरेजेस हैं हमारे पास. ये 1979 के लिए है, ये 1980, 81 एंड 82 के लिए. सही, अब हमने क्या करना है इन द नेक्स्ट स्टेप, क्या अब हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने कि हर ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देना है उसकी एनुअल एवरेज से. यानी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो 72 थी, इसको डिवाइड करेंगे, एनुअल एवरेज कितनी आई थी 88.75, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए देन मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करते हैं और परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81.13. देखें स्टूडेंट अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि 98 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 88.75, क्योंकि 88.75 ही है एनुअल एवरेज. यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एनुअल एवरेजेस लिख लेती हूँ. जो 1979 के लिए अभी हमने फाइंड आउट की है वो क्या है 88.75, जो 1980 के लिए की है वो क्या है 111.25,
130.75 एंड 147.5। ठीक है जी। अब हम बिल्कुल वैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दें तो जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 110.42। आप भी अपने कैलकुलेटर्स पे करते जाएं। नेक्स्ट देखें, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी वो थी 79 डिवाइडेड बाय 88.75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 89.01। नेक्स्ट 106, ये वो ऑब्जर्वेशन है जो कि डाटा में 1979 के लिए गिवन थी, मैं वो वाली लिख रही हूँ। 88.75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा 119.44। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, 9080 के लिए क्या है हमारे पास, 9080 के लिए जो फर्स्ट ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन थी वो 79 है डिवाइडेड बाय, अब हम क्या लेंगे 1111.25 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसकी ऑब्जर्वेशन हम इधर लिख लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी 71.10। ठीक है जी। इसी तरह ये सारा आप करते जाएं तो इस तरह की आपके पास सारी ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। जब इसको इस वाले कॉलम को कर रहे हैं तो इसको डिवाइजर में रख रहे हैं। ठीक है। एनुअल एवरेज ये है हमारे पास। इसी तरह जब इसको करेंगे तो इसकी ओरिजिनल वैल्यूज रखेंगे और फिर इसको डिवाइजर में रखेंगे। अब इसी तरह से इसको जब 9081 के लिए करेंगे तो 94 डिवाइडेड बाय 130.75 मल्टीप्लाई बाय 100, और हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 9082 में देखें 125 डिवाइडेड बाय 147.5 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इक्वल्स टू 84.75। इसी तरह से इस वाली रो की भी सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने मेनली यही किया है कि हमने ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर दिया है एनुअल एवरेज से, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है। इस सब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इन सब क्वार्टर्स के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हम इनका सबका टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मीन फाइंड आउट कर लें। मीन एवरेजेस यानी 308.78 डिवाइडेड बाय 4 करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 77.20, 106.22, 92.31, 124.28। ठीक है। अब इस सब का टोटल करें तो आपके पास क्या आ रहा है 400.01, as the total of the average percentages is almost equal to the observed total of 400। हम ऑब्जर्व टोटल 400 क्यों कह रहे हैं, तो इन 4 क्वार्टर्स का जो टोटल है वो 400 बनेगा। ठीक है। वी नो नीड टू यूज एडजस्टमेंट, हेंस द 4 मीन परसेंटेजेस आर द डिजायर्ड सीजनल इंडिसेस। ठीक है। ये जो निकला है हमारे पास, ये जो मीन निकला है, this is the desired seasonal indices।